आपको इस पे फोकस करना है और दिस इज क्लास 1 इन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूं इस चैप्टर का। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आप लोगों को पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करने में हेल्प करे और सिस्टम के टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता हो। यूज़र डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम जो एक हार्डवेयर है, एक कंपोनेंट है, एक डिवाइसेस, मतलब देयर आर मेनी डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद द हार्डवेयर, सीपीयू एंड ऑल। तो इससे हम लोग डायरेक्टली कोई बातचीत नहीं कर सकते। मतलब बातचीत करना कंप्यूटर में, कम्युनिकेट करना, वी कैन नॉट कम्युनिकेट, मतलब हम ना तो कोई कमांड दे सकते हैं ना ही आउटपुट रिसीव कर सकते हैं डायरेक्टली। तो एक बीच में बिचौलिया होना चाहिए, एक इंटरमीडियरी होना चाहिए जो इस काम को परफॉर्म करे, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मतलब यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन कंप्यूटर सिस्टम मीन्स हार्डवेयर, ठीक है। तो इसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एज द नेम सजेस्ट, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड इन द सिस्टम, चाहे वो डिवाइस मैनेजमेंट हो या एक प्रोसेसर को से कितना काम कराना है, उसकी एफिशिएंसी, उसकी फंक्शनलिटी ऑफ अ प्रोसेसर कितना प्रोसेस एक गिवन टाइम में एग्जीक्यूट करे। तो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए, जब कंप्यूटर का एवोल्यूशन हुआ तो स्टार्टिंग के दिनों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में जैसे मेनली हम बांटते हैं इंटरफेस के अकॉर्डिंग, बिकॉज यूजर जो इंटरेक्ट करता है सिस्टम से, यूजर इंटरफेस से, तो उसमें एक होता है CLI, जैसे कमांड दे करके सिस्टम में कमांड इंटर किया कि ये कमांड है MKDIR या CD व्हाटएवर। तो CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक कमांड लाइन इंटरफेस CLI, और इसी को कहा जाता है CUI, ठीक है। इसी को कहा जाता है CUI, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस एंड CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। एक बात और मुझे याद आया आज कि दो चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आज देख रहा था पहले अलग अलग PGT के या बहुत सारे मटेरियल को, तो हमने ये पाया कि दो बातें बहुत ज़रूरी है आपकी तैयारी में, पूरी प्रिपरेशन के जर्नी में। दो जो है हमारे तरफ से टिप्स तो नहीं कहेंगे, मतलब कह भी सकते हैं, मतलब सुझाव है ये, ठीक है। दो सुझाव है, इसको मिटाइए, कंटेंट को लेके। एक तो फुल फॉर्म्स, ये देखने में छोटा जरूर लग रहा है बट देयर आर लॉट ऑफ फुल फॉर्म्स जो आपको ध्यान में नहीं होगा, कभी टॉपिक में नहीं आया होगा या आया होगा तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, ड्यू टू थोड़ा लेंदी लगा होगा, आपने याद नहीं किया होगा, ठीक है। तो फुल फॉर्म्स जो एब्रिविएशंस होते हैं, एब्रिविएशंस के फुल फॉर्म्स मतलब एब्रिविएटेड फॉर्म होता है फुल फॉर्म, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए जितना भी आप कर सकते हैं। एक ऑप्शंस को देख के एनालाइज करने के हिसाब से या क्वेश्चंस को देखने के हिसाब से, तो एब्रिविएटेड फॉर्म जितना कर सकते हैं। लाइक अगर बात करूं, इस पे मैं आता हूं, थोड़ा सा मुझे याद आ गया कि नहीं ये बताना जरूरी है। दूसरा चीज़, जितने भी टर्म्स हैं, खासकर छोटे छोटे जैसे टर्म्स होते हैं कि AVI फाइल क्या होता है, या फिर MP3 फाइल क्या होता है, या फिर पेरिफेरल क्या हुआ, या प्लगइन क्या हुआ, या व्हाटएवर, सब कुछ, सब किसी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप लोग कर लीजिए टर्म्स के बारे में, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप जितना जल्दी है ना इसको कर लीजिए, मतलब मैं तो कराऊंगा ही, आप लोग भी अगर इस पर कुछ एफर्ट लगा सकते हैं तो लगाइए, ठीक है। टर्म्स जितना भी, ज़्यादा नहीं, अभी मस्त कोशिश करेंगे उसके बारे में हम डेप्थ में पूरा नॉलेज गेन करें, एक नेचर ऑफ द एग्जाम्स को समझते हुए, और MCQs पे कैसे कमांड हो, उसके लिए कई बार होता है कि हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। समटाइम्स इफ यू आर फैमिलियर अबाउट द टू टर्म्स, मतलब 2 ऑप्शंस,
तो उसमें 2 फिर हमें बड़ा आसान हो जाता है उससे आंसर्स को निकाल पाना। हमें अल्टीमेटली आंसर्स निकालने हैं, समझ रहे हैं ना? अगर आ जाए बहुत अच्छी बात है, सारी चीज़ें हम लोग कर लेंगे, लेकिन ये 2 बातें आपको करना है, ठीक है? आपको भी एफर्ट लगाना है, हम कुछ ऐसा करेंगे कि आपको 1-2 दिन में ही इसको पूरा तरीके से दुरुस्त कर दिया जाए। 2 दिनों में ही हम कोशिश करेंगे, ठीक है? जैसे एक छोटा-सा एक प्रोटोकॉल का नाम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे MIME। तो माइम एक प्रोटोकॉल होता है, इसका क्या फुल फॉर्म होगा बताइए? मैं इनेबल करता हूँ आप में से, थोड़ा जल्दी बताइएगा। इनेबल्ड है, आप लोग टाइप कर सकते हैं। चैट बॉक्स इनेबल्ड। MIME करके एक प्रोटोकॉल होता है, क्या फुल फॉर्म होता है? मनीष कह रहे फुल फॉर्म का PDF दे दीजिए। अरे हम तो क्या देंगे क्या नहीं देंगे। आलोक कह रहे हैं भोर पर आ गई बात, तो याद के रखी भोर पर आ गई बात। ऑप्शन दें। सुमन सौरभ, बहुत सुंदर। मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। एक होता है PAP, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। आप समझ गए ना? माइम, PAP, ICMP, IGMP, तो इस तरीके से लाइकवाइज जो है आपको याद रखना है। चलिए, तो मैं समझ गया। अब हमसे कुछ लोग कह रहे हैं सर आप दे सकते हैं। अरे हम तो देंगे ही, फिर हम सुझाव क्यों देते? हम देंगे, बट आप लोग भी अपना माइंड इस दृष्टि से रखिए कि ये सारी चीजें हमें इस तरीके से करने हैं, ठीक है? क्योंकि फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स हम तो करेंगे ही, लेकिन जहां जहां पे आए आप लोग भी करते रहें, ठीक है? अब यहाँ देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक तो हो गया कमांड लाइन इंटरफेस, और कमांड लाइन इंटरफेस को ही कहा जाता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, क्योंकि यहाँ पर हम हर एक कमांड को क्या करते हैं, कैरेक्टर रूप में पास करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, और फिर उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? MS-DOS। MS-DOS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज कमांड लाइन इंटरफेस और CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब यहां पर आप देखेंगे GUI बेस्ड। तो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में खासकर हम बात करें तो सबसे लोकप्रिय क्या है? विंडोज है, या मैक OS है, ठीक है? मैक OS है, विंडोज है, एंड वेरियस अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो आजकल मोबाइल के लिए भी आ गया, एंड्रॉयड है। तो ये GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पर विंडोज आइकन्स इत्यादि का यूज किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब आपको समझना यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। थोड़ा सा इसको स्पीड से करेंगे, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रॉपर नोट्स जो है ये मिल जाएगा, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज ना भी करिएगा तो कोई नीड नहीं है इसको, ठीक है, रिवाइज करने का। जहां पर जो टॉपिक आपको लगे इसको रिवाइज करना है, उसी चीज को दोबारा से आप रिवाइज करिएगा, क्योंकि टाइम इतना नहीं है और करने की नीड भी नहीं है। जैसे इस स्लाइड पे ऐसा कुछ नहीं है जो रिवाइज करने की नीड है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो एक इंटरमीडिएरी के रूप में काम कर रहा है यूजर और कंप्यूटर के बीच में, यूजर कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, ठीक है? इसको ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इसेंशियल कंपोनेंट है, कंप्यूटर सिस्टम का एक इसेंशियल कंपोनेंट है, और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विदाउट इसके कंप्यूटर जो है बेकार है, एक यूजर इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इंटरेक्शन के लिए इंटरफेस की जरूरत है, और वो प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूजुअली रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू फंक्शन। एक कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अदर सॉफ्टवेयर, जैसे अपार्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, एक सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल तक नहीं कर सकते अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो चाहे वो कितना भी बड़ा एप्लीकेशन क्यों ना हो, वो एप्लीकेशन आपके सिस्टम पे इंस्टॉल ही नहीं होगा, रन ही नहीं होगा विदाउट द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए ये एक इसेंशियल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बेसिकली एक एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम्स को रन करने के लिए क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो सिस्टम के फंक्शनैलिटीज को कंट्रोल करता हो, और ऑब्वियसली अ सिस्टम इज नॉट कंप्लीट विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो ऑप्शनल है, हो सकता है कि आपके सिस्टम में एमएस ऑफिस हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता? नहीं होगा तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। फोटोशॉप है, मतलब देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन। एक सिस्टम के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एक ऑप्शनल है, यूजेज के हिसाब से लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, बट ऑपरेटिंग सिस्टम मैंडेटरी है, इसेंशियल पार्ट है। उसके बिना कंप्यूटर कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं करेगा, और फिर यूजर के लिए सिस्टम एक बस हार्डवेयर, एक डब्बा जैसा है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, द बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले फंक्शन की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर को बूट करना, मतलब स्टार्ट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। और आपको पता है कि बूटिंग जो प्रोसेस है सिस्टम स्टार्ट करने की, इसमें हम कोल्ड बूट तब कहेंगे जब सिस्टम को नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं, जो पहले से टर्न ऑफ है। वार्म बूट हम तब कहते हैं जब हम रीस्टार्ट करते हैं। तो कोल्ड बूट मतलब नॉर्मली स्टार्टिंग सिस्टम जो टर्न ऑफ है पहले से, और वार्म बूट का मतलब रीस्टार्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर। तो कोल्ड बूट एंड वार्म बूट, ये जानकारी होगी आपकी, बिल्कुल स्टार्टिंग का पॉइंट है। अब हम बात करेंगे सेकंड, परफॉर्म्स बेसिक कंप्यूटर टास्क। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म बेसिक कंप्यूटर टास्क का मतलब होता है मैनेजिंग द वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस जो सिस्टम के साथ जितने भी कनेक्ट होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, दैट आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर्स एंड ऑल दैट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्लग एंड प्ले अलाउ करता है। प्लग एंड प्ले का मतलब होता है a device such as printer will automatically be detected and configured without any user intervention। जैसे ही हम क्या करते हैं, सिस्टम में एक प्रिंटर कनेक्ट करते हैं या कुछ भी कोई ऐसा एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो अपने आप क्या करता है, वो इनिशियलाइज कर लेता है। उससे जुड़े हुए जो भी कंपैटिबल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अपडेट्स होते हैं, वो सब अपने आप सेटिंग्स वगैरह लेकर के आपके सिस्टम से कनेक्ट करता है। तो ये काम करता कौन है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस। अब यहां पर हम यूजर इंटरफेस की अगर बात करें तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि दो टाइप ऑफ यूजर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस। ठीक है। और यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट होता है, यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट होता है, वो यूजर इंटरफेस के थ्रू ही हो सकता है। तो यूजर इंटरेक्ट्स विद सॉफ्टवेयर थ्रू द यूजर इंटरफेस, एंड देयर आर टू मेन यूजर इंटरफेस, एक CLI कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, कमांड लाइन, एंड दूसरा क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब कमांड लाइन इंटरफेस में क्या है? यूजर को कमांड टाइप करना पड़ता है। ठीक है। यूजर इंटरेक्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से कमांड टाइप करके फॉर स्पेसिफिक टास्क। ईच टास्क, हर टास्क के लिए एक क्या है? एक स्पेशल कमांड है, जिस कमांड को एक तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा उसके थ्रू ही सिस्टम काम करेगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट तरीके से हो जाता है, सिस्टम को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आज जो एक नॉर्मल आदमी भी सिस्टम चला लेता है, इंटरेक्ट होता है, अपने काम को कर सकता है, पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। पहले डॉस के कमांड्स को याद रखो, फिर उसके अकॉर्डिंग एक एक कमांड का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, तब काम होता था। एन एग्जाम्पल ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस इज डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। With graphical user interface, the user interact with the operating system by using mouse to access windows। दरअसल क्योंकि माउस पॉइंटिंग डिवाइस का इसमें यूज होना है, क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पर एक्सेस विंडोज आइकन्स, मेन्यूज, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एग्जांपल क्या हो गया? विंडोज हो गया। तो डॉस हो गया CLI, और विंडोज क्या हो गया? GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हैंडल सिस्टम रिसोर्सेस।
ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है सिस्टम के रिसोर्सेस को हैंडल करना। ठीक है, तो सिस्टम के रिसोर्सेस में क्या क्या आएगा? कंप्यूटर की मेमोरी भी सिस्टम का एक रिसोर्स है, एंड सीपीयू भी एक क्या है, कंप्यूटर का रिसोर्स है। तो इस दोनों रिसोर्सेस को बहुत सारे एप्लीकेशंस या पेरिफेरल डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, और इसलिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंप्यूटर मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हैंडल करता है कंप्यूटर मेमोरी हो या ऑल अदर रिसोर्सेस लाइक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बाय वेरियस एप्लीकेशंस और पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, प्रोग्राम्स एंड इनपुट मेथड्स are constantly competing to attention of the CPU and demand of memory, storage, input, output, bandwidth. And उसके बाद an operating system ensures that each application gets the necessary resources it needs in order to maximize the functionality of overall system. अब अगर सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करना ना होता तो शेड्यूलिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, कि शेड्यूलिंग करना मतलब सीपीयू के टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमांड्स एग्जीक्यूट हो पाए, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जा सके, तो यहाँ पर सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करना जरूरी है। अब हम फाइल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टास्क है कि फाइल मैनेज करना। ठीक है, बिकॉज कंप्यूटर सिस्टम में डेटा ही मेंटेन करना है। पर्पस क्या है? ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना, दैट कैन बी एक्सेस्ड इजीली, आसानी से वो एक्सेस हो जाए। ठीक है, उसको शेयर किया जा सके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, मतलब डिफरेंट नेटवर्क के डिफरेंट सिस्टम्स पे या डिफरेंट प्लेसेस पे। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो हैंडल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रैकिंग फाइल्स, डायरेक्टरीज को हम क्या कहते हैं? फोल्डर कहते हैं। डायरेक्टरीज को अगर हम बात करें तो मेनली क्या है? डायरेक्टरीज आर द फोल्डर्स शेव्ड और रिट्रीव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर डिस्क। द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ द यूजर टू परफॉर्म सच टास्क as creating files, directories, renaming files, copying and moving the files, deleting files, whatever। फाइल का क्या है? फाइल, इवन फाइल नेम तक, एक फाइल क्रिएशन से लेकर के फाइल डिलीशन तक, ये तमाम काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का करता है, कि एक फाइल नेम क्या हो सकता है ताकि यूनिकली उसको आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, फाइल पर एक्सेस के राइट्स होते हैं कि रीड राइट हो है या उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, तो ऑल दीज राइट्स, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। और इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कीप ट्रैक ऑफ वेयर फाइल्स आर लोकेटेड ऑन द हार्ड ड्राइव थ्रू द टाइप ऑफ फाइल सिस्टम। यहाँ पर समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एक्चुअल रूप से हार्ड ड्राइव में कहाँ स्टोर है उसका भी ट्रैक रखता है। ठीक है, और इस तरीके से देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम के दो टाइप है, एक है फैट और दूसरा है एनटीएफएस। फैट क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। एनटीएफएस क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अब ऐसे में यहाँ पर समझना है कि फाइल को मेंटेन करना, मैनेज करने के लिए बहुत सारे अदर फीचर्स के साथ जो न्यू फाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, एनटीएफएस है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, और फाइल एलोकेशन टेबल। तो ये दो प्रकार के फाइल सिस्टम यहाँ पर होते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल को कहते हैं फैट, FAT। आपको याद रखना है कि फैट मीन्स फाइल एलोकेशन टेबल। ये यूज करता है एलोकेशन टेबल विच रिकॉर्ड्स विच क्लस्टर्स आर यूज्ड एंड अनयूज्ड एंड वेयर फाइल्स आर लोकेटेड विद इन द क्लस्टर्स। एक्चुअल रूप से डिस्क या ड्राइव्स के ऊपर, स्टोरेज डिवाइस के ऊपर जो फाइल है वो कहाँ पर सेव है, तो उस फाइल एलोकेशन टेबल के रिकॉर्ड्स को ये यूज़ करता है। ठीक है, और एनटीएफएस क्या है? इसमें क्या है कि एक कुछ सर्टेन अदर इसमें फीचर्स भी ऐड हो गए। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, इसको नाम दिया था FAT32। तो NTFS also allows permissions such as read, write and execute to be set for individual directories and the files। फाइल वाइज जो है फाइल के राइट्स को अपडेट किया जा सकता है कि अगर ये फाइल है तो क्या इस फाइल को कोई केवल ओपन कर सकता है या फाइल ओपन नहीं कर सकता है।
मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट ये तीन ही राइट तो होते हैं, या तो आप उस फाइल को रीड करो मतलब उसको यूज करो, या उस पर कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो रीड राइट एंड एग्जीक्यूट ये तीन प्रकार के राइट्स होते हैं एक फाइल के। तो NTFS अलाउ ऑल दिस राइट्स, इसको हम कहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या कहेंगे? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो ये दो प्रकार के फाइल सिस्टम होते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब देखिए कंप्यूटर हमारे माइंड में आता है तो ये आता है कि जो हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं या दो डेस्कटॉप यूज करते हैं, बट इस पूरे कंप्यूटर वर्ल्ड, साइबर वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा एक छोटा सा हिस्सा है। इट्स सिमिलर टू द मोबाइल, के हमारे पास मोबाइल है तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो ऐसा ही ये भी है, एक कंप्यूटर सिस्टम जो हम लोग यूज करते हैं, एक डेस्कटॉप यूज करते हैं या एक लैपटॉप यूज करते हैं। अदरवाइज अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में लाखों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास करोड़ों अरबों लोगों का डेटा है, बहुत सारे टाइप्स का डेटा उनको स्टोर करना है, डेटा को एक्सेसिबल बनाना है, उसकी सर्चिंग आसानी से फाइल मिल भी जाए, ऐसी पूरी सिस्टम करनी है। तो ऐसे में देयर आर लॉट ऑफ मतलब components as well as the features as well as configuration is required। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप में कि कौन क्या काम किस तरीके से सुटेबल है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर और सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब, पहली बात तो ये है कि ये कोई सिंगल यूजर यूज कर सकता है, ठीक है। क्या कौन यूज कर सकता है? एक सिंगल यूजर ही यूज कर सकता है, और उसके बाद एक बार में केवल एक ही टास्क ये एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। यहां पर आप समझेंगे फिर इसका यूज क्या है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू मैनेज द कंप्यूटर सो दैट वन यूजर कैन इफेक्टिवली डू वन थिंग एट अ टाइम, ठीक है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किस लिए किया गया है कि एक यूजर ही एक बार में काम करे। इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम है पाम ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पाम हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स, इज गुड एग्जांपल ऑफ अ मॉडर्न सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मतलब ये भी नहीं है कि ये सिंगल यूजर मल्टीपल टास्क कर सकता है। सपोज अगर आप सपोज क्लास कर रहे हैं, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप क्लास को मिनिमाइज करके दूसरा प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते, केवल क्लास ही देख सकते हैं। हाँ, ये बंद करके दूसरा प्रोसेस आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये जो देख पा रहे हैं यहाँ पर सिंगल यूजर सिंगल टास्क का मतलब हो गया कि एक ही यूजर और एक ही टास्क एक बार में एग्जीक्यूट होगा, दूसरा टास्क नहीं होगा। अब एक अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि इसको डेस्कटॉप और लैपटॉप में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स में, डेस्कटॉप में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हम एक ही समय में क्या कर सकते हैं, एक ही समय में हो सकता है कि MS ऑफिस का फाइल ओपन कर लिया, एक ही समय में हम सॉन्ग भी सुन सकते हैं, और एक ही समय में आप ये मान के चलिए कि कुछ इंटरनेट एक्सप्लोर कर सकते हैं या इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं। तो ये देयर आर मेनी टास्क जो है एक समय में यहाँ पर हो रहा है, मतलब एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मेनी टास्क। तो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली यूज्ड बाय पीपल विच आर यूजिंग डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स। ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है? सिंगल यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम दैट विल लेट अ सिंगल यूजर हैव सेवरल प्रोग्राम्स इन ऑपरेशन एट द सेम टाइम। एक यूजर से संबंधित बहुत सारे प्रोग्राम जो है यहाँ एग्जीक्यूट हो सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड एप्पल्स मैक ओएस प्लेटफॉर्म्स आर बोथ एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट विल लेट अ सिंगल यूजर हैव सेवरल प्रोग्राम्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम एट द सेम टाइम। एक ही यूजर से संबंधित बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं यहाँ पर वो है। तो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ के बाद अगर हम बात करें, जैसे
विंडोज यूजर टू बी राइटिंग अ नोट इन द वर्ड प्रोसेसर वाइल डाउनलोडिंग अ फाइल। मैंने इसकी बात कही आपसे कि एक ही टाइम में कोई ईमेल भेज सकता है, कोई फाइल डाउनलोड कर सकता है, कोई फेसबुक चला सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है कि ये अलाउ करता है कि एक साथ बहुत सारे लोग रिसोर्सेस के को यूटिलाइज कर सकते हैं, कंप्यूटर रिसोर्सेस के। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मेनी डिफरेंट यूजर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्सेस साइमल्टेनियसली। एक साथ ही कंप्यूटर के रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं साथ साथ, इसलिए लिखा हुआ है कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेस साइमल्टेनियसली। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी इंश्योर करता है कि प्रॉपर एक यूजर को या एक क्लाइंट को उसके प्रोसेस एग्जीक्यूट करने में, एप्लीकेशंस को रन करने में जितनी भी रिक्वायरमेंट है, खासकर हम बात करें कि कोई अगर एक प्रॉब्लम है और वो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है तो दूसरा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मल्टी यूजर एनवायरनमेंट है और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में सबका प्रोग्राम या प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट मेक श्योर दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस यूजर्स आर एड्रेस्ड एंड ईच ऑफ द प्रोग्राम्स they are using has sufficient and separate resources so that a problem with no one user does not affect the entire community of users। ठीक है, तो आपको ये समझना है इसमें। उसके बाद है जैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्चुअल मेमोरी सिस्टम है, एक मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो या वर्चुअल मेमोरी सिस्टम हो, मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अलावा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को रियल टाइम बेसिस पर किसी भी जो है रिक्वेस्ट का या किसी भी कमांड का या किसी इंस्ट्रक्शन का रिस्पांस देना होता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मोस्टली कहाँ पे यूज होते हैं? जैसे रिजर्वेशन सिस्टम्स हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रोल है, टेलीफोन स्विचिंग इक्विपमेंट है, फ्लाइट कंट्रोल है। तो ये रियल टाइम रियल टाइम सिमुलेशंस में यूज किया जाता है। तो आपको समझना है कि लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स मोस्टली एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर सिस्टम मस्ट बी एक्सेप्टेड एंड प्रोसेस्ड इन अ शॉर्ट टाइम और विद इन सर्टेन डेडलाइंस। तो ये है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पर आपने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम तो समझ ही लिया, क्योंकि रियल टाइम पर उस सिचुएशन को क्या करना है, उस फंक्शनलिटी को परफॉर्म करना है। जैसे आप टिकट बुक करें IRCTC पे, तो उसका एक फिक्स टाइम है ना कि 11 बजे या 10 बजे रिजर्वेशन ओपन होगा, तो आप उसको उसी टाइम करते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ समझना है टेलीफोन स्विचिंग इक्विपमेंट, फ्लाइट कंट्रोल, रियल टाइम सिमुलेशंस, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, ये सब एप्लीकेशंस हैं, वो रियल टाइम एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम मेनी पीपल लोकेटेड एट वेरियस टर्मिनल्स टू यूज अ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम। तो ये एक प्रकार का टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो किससे संबंधित है, सेम टाइम में एक कंप्यूटर सिस्टम को यूज किया जा सकता है जिसमें बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे टर्मिनल्स पर लोकेटेड हैं, जिनको आपस में, ठीक है, कंप्यूटर रिसोर्सेस सेम टाइम पर यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे कहा जाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसी फीचर के कारण, टाइम शेयरिंग के फीचर के कारण इसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इसमें क्योंकि इसमें एक से अधिक सेंट्रल प्रोसेसर को यूज किया जाता है। जैसे कि आप डम्ब टर्मिनल्स देखते हैं, तो डम्ब टर्मिनल क्या है कि बहुत सारे टर्मिनल हैं, बट इसमें क्या है, बहुत सारे टर्मिनल हैं बट इनके अपने प्रोसेसर नहीं, क्योंकि डम्ब टर्मिनल है तो डम्ब टर्मिनल में अपना प्रोसेसर नहीं है। तो यहाँ पर एक सिस्टम है, इसका प्रोसेसिंग स्पीड है, जो ये भी शेयर कर रहा है, ये भी शेयर कर रहा है, ये भी शेयर कर रहा है, ये भी शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नंबर ऑफ सेंट्रल प्रोसेसर्स टू सेवरल मल्टी to serve multiple real-time applications and different users। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक ही समय में मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस को सर्व करता है, एप्लीकेशंस को भी सर्व करता है एंड यूजर्स को भी सर्व करता है। उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग जॉब्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्रोसेसर्स अकॉर्डिंगली टू विच वन कैन परफॉर्म ईच जॉब मस्ट एफिशिएंटली। तो इसमें क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग से जुड़ा, और फंक्शन ही पूरा डेटा प्रोसेसिंग है, तो डेटा प्रोसेसिंग से जुड़े जॉब को क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग द प्रोसेसर्स, बहुत सारे प्रोसेसर्स में। और फिर क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है, इसमें बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, एक प्रोसेसर नहीं होता है। तो एक अगर टास्क एक प्रोसेसर कर रहा है तो दूसरा टास्क दूसरा प्रोसेसर करता है। तो इस तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, ये सारे फीचर्स वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम बात करेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्लाइंट के मशीन पे इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ पर रन करता है, सर्वर पे रन करता है। तो नेम ध्यान रखेंगे, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन द सर्वर। दिस सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग डेटा, यूजर्स, ग्रुप्स, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस। ये तमाम चीजें हैं, ठीक है। यहां पर एक बात और है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या अलाउ करता है, शेयरिंग द फाइल प्रिंटर एक्सेस अमंग मल्टीपल कंप्यूटर इन अ नेटवर्क, ठीक है। एक नेटवर्क के अंदर, जैसे आपको मैंने बताया हुआ है कि जैसे लैन है, ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क में हो सकता है कि कंप्यूटर कनेक्ट हो, तो एक हो सकता है कि आपका प्रिंटर कनेक्ट हो सकता है कि स्कैनर्स कनेक्ट हो। तो ये सभी जो है एक दूसरे के साथ शेयरेबल है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है शेयर्ड फाइल एंड प्रिंटर एक्सेस अमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के मल्टीपल कंप्यूटर्स जो है इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक तो है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर 2003। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, नॉट माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 और विंडोज एक्सपी एंड विंडोज एनटी एंड ऑल। यहां पर सीधा आपको पता होना चाहिए कि विंडोज सर्वर 2003, विंडोज सर्वर 2008, यूनिक्स, लाइनक्स, मैक ओएस, ठीक है, नोवेल नेटवेयर, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे हमारे लैपटॉप में या अपने सिस्टम में, पर्सनल कंप्यूटर में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर लिखा हुआ है आपके रेफरेंस के लिए कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो यहां पर देखिए सम ऑफ द स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉल्ड क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज दे ऑल्सो वर्क इन द कंजंक्शन विद द सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए कहा जाता है कि ये जो है कभी ना कभी ये सर्वर पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या सर्वर के साथ मिलकर काम करता है, तो conjunction with the server operating system. Example of currently used standalone operating systems are Windows, Mac OS and Linux. तो आप जानते ही हैं कि Linux हो या Mac OS हो या Windows हो, ये सब स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो बाय डिफॉल्ट कोई मशीन है, जैसे एटीएम है, तो एटीएम को सम सेट ऑफ टास्क परफॉर्म करना है, डेली करना है,
तो उस केस में इतनी फ्रीक्वेंटली अपडेट की नीड नहीं है। तो ऐसे में इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। तो यहाँ पर एम्बेडेड का मतलब ही होता क्या है, आप ये समझिए कि जो सम सेट ऑफ टास्क को करता हो, मतलब एक एक ग्रुप, एक फंक्शन हो, उसी फंक्शन के अंदर वो उससे बाहर नहीं जा रहा, उतने ही फंक्शन को परफॉर्म करता हो। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम is a computer that is a part of a different kind of machine. Example, computers in cars. अब कार में जो फीचर्स होते हैं, तो कार में जो एक कंप्यूटर ही लगा है आप मान के चलिए, तो उसमें जो फीचर्स होते हैं वो एक लिमिटेड जो होते हैं, एक लिमिटेड फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। ट्रैफिक लाइट्स है, तो ट्रैफिक लाइट्स में जो सिस्टम यूज हो रहा है वो एम्बेडेड सिस्टम यूज हो रहा है, मतलब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हम कहेंगे। डिजिटल टेलीविजन हो या एटीएम हो, ठीक है, या एयरप्लेन कंट्रोल्स हो या पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स हो, तो इन सब पे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। डिजिटल कैमरा हो, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम्स हो, एलिवेटर्स, डिजिटल मीडिया रिसीवर्स, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एम्बेडेड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो एक सर्टेन टास्क को परफॉर्म करता है और उसके फंक्शनलिटी में आप ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं कर सकते, जितना फिक्स है वो कांस्टेंट तरीके से उसी पे काम करेगा। तो ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम बात करेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल में एप्पल आईओएस है, ठीक है, विंडोज फोन है, गूगल एंड्रॉयड है, ठीक है। तो ये जो अलाउ किया गया है किस लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज specifically designed to run on mobile devices such as mobile phones, smartphones, personal digital assistants, mobile smart personal digital assistant, tablet computers and other handheld devices। इसमें जो यूज़ हो रहा है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है। इसमें गूगल एंड्रॉयड जो है गूगल का है, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट का है, एप्पल जो आपके एप्पल का ही है, एप्पल आईओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम के लिए होता है, या आईओएस मोबाइल के लिए। अब हम बात करेंगे एमएस डॉस की, ठीक है। तो आप लोग क्या सुन पा रहे थे इन बातों को? ये थोड़ा सा मैंने स्पीड अप में ले लिया कि, और बाकी एक बार थोड़ा देख लीजिएगा मोटे मोटे तौर पे पॉइंट्स। तो इसमें कुछ खास इतना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट हमने इसको शुरू कर दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बेसिक फंक्शंस को हमने करवाया, टाइप्स को कराया। अब ये मत समझिए कि फंक्शंस इतनी यही है, ये बेसिक फंक्शन है। अब इसके बाद एक एक करके फंक्शंस को हमें डिटेल में भी पढ़ना है, ठीक है। मैं बात कर रहा था एमएस डॉस की, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। और एक बार और देखिए यहाँ पे, जब हम कहें नॉन ग्राफिकल, तो नॉन ग्राफिकल का मतलब यही हुआ ना कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में या जिस सॉफ्टवेयर में डॉस या कमांड लाइन के तौर पे काम कर रहा था, ठीक है। तो अच्छा, तभी कॉल आया हमारे पास कोई बात नहीं। अब एक्चुअली अब यहाँ देखिए, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम डिराइव्ड फ्रॉम 86 डॉस करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है, जो आईबीएम, इसको आपने पढ़ा भी होगा, आईबीएम कंपैटिबल कंप्यूटर्स के लिए पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस बना था 86 डॉस, ये आईबीएम कंप्यूटर्स के लिए बना था, ठीक है। और एमएस डॉस को वाज ओरिजिनली रिटन बाय टिम पैटरसन। किसके द्वारा लिखा गया था? टिम पैटरसन के द्वारा 1981 में। एंड डॉस क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस का यूज करता है। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे हम क्या करते हैं, कोई भी कमांड टाइप करते हैं तो C:\# करके ही तो टाइप करते हैं, तो ये होता है, या फिर ये। तो कमांड प्रॉम्प्ट या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है, C:\windows/, तो ज्यादा इजी रहता है, तो ये ज्यादा यूजफुल यूज किया जाता है। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस का आंसर कर रहे थे आप लोग, तो आंसर करिए। तो ब्रेक के बाद आया ना, तो आपका जो है चार्ट माइक अनम्यूट नहीं कर पाया था, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर करिए आप लोग। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटरफेस
operating system, interface between the hardware and the application programs, collection of programs that manages hardware resources, system service provided to the application programs. तो all of the above, यहाँ पर all of the above क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. all of the above is a right answer related to the operating system. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what is the main function of the command interpreter? कमांड इंटरप्रेटर का मेन फंक्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर राज पांडे कह रहे हैं किसी असिस्टेंस को रखिए जो आपको बताते रहे. अब हम अपने क्लास में असिस्टेंस रखें? हम खुद ही असिस्टेंस हैं सबके, अकेले काफी हैं. ओके, आंसर आ रहा है मिक्स आपका बीसीडी कर रहे हैं आप लोग. देखिए बेसिकली the main function of the command interpreter is what? To provide the interface between the API and the application program, to handle the files in the operating system, to get and execute all the next user specified command. तो कमांड लाइन इंटरप्रेटर का काम है टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड. सो ऑप्शन सी इज राइट. ऑप्शन सी क्या होगा, सही जवाब होगा. यहां पर आप देखेंगे कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता क्या है. कमांड लाइन इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग टेक्स्ट कमांड्स. टेक्स्ट कमांड्स कहने का मतलब क्या, जो कैरेक्टर के फॉर्म में कमांड्स होते हैं जिसे डॉस कमांड कहते हैं हम. तो डॉस कमांड्स को हैंडल करने के लिए कमांड लाइन इंटरप्रेटर या कमांड इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम है जो इसको हैंडल करता है. एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे कमांड लाइन इंटरप्रेटर फॉर MS DOS, ठीक है, अर्ली वर्जन्स ऑफ विंडोज इज command.com. तो कमांड यहाँ पर .com ये किसी वेबसाइट का नाम नहीं है. कमांड यहाँ पर .com और यहाँ पर ये फुल स्टॉप दिया हुआ है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है. तो केवल command.com जो है ये डॉस के अर्ली वर्जन्स के लिए कमांड लाइन इंटरप्रेटर है. और लेटर वर्जन्स जैसे विंडोज के लिए इट इज cmd.exe. तो जैसे ही हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं तो हम क्या करते हैं, cmd.exe करते हैं, cmd.exe लिखते हैं तो अपना कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है ओपन हो जाता है. और जब जैसे ही ओपन होगा तो हम फिर क्या करते हैं, फिर वही काम करते हैं C:\\, और फिर हम अपना कमांड लिखते हैं. ठीक है, तो इनमें से दोनों में से कोई यूज हो सकता है. जैसा मैंने आपको बताया कि इनमें से दोनों में से कुछ भी C:\\, या C:\\Windows >. तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इस दोनों को याद तो रखना पड़ेगा ना आपको. ठीक है, कि इस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट के लिए यूज किया जा सकता है. ठीक है, और यहाँ पर command.cmd.exe जो होता है एग्जीक्यूटेबल, exe क्या एग्जीक्यूटेबल है. तो पहले जो कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता था डॉस के अर्ली वर्जन्स के लिए, वो command.com करके लिखते थे तो वो आ जाता था कमांड प्रॉम्प्ट. बाद में क्या आ गया, cmd.exe. तो ये जो है ये हो गया. तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कमांड लाइन इंटरप्रेटर, क्योंकि जैसे इस पे हम टाइप करेंगे, इंटर मारते हैं तो क्या होता है, वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाता है. तो यही है कमांड लाइन इंटरप्रेटर. कमांड लाइन इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द प्रोसेसिंग टेक्स्ट कमांड्स. जो टेक्स्ट कमांड्स जो हम टाइप करते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. समझ में आ गया. अब याद करिए, पहले आप लोगों ने किया होगा. ठीक है, cmd.exe, फिर अभी भी आप टाइप करेंगे तो आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम कमांड लिखेंगे. कहिए तो मैं लैपटॉप निकालूं, इस पे भी हो जाएगा. नेक्स्ट है, which of the following is a part of an operating system that acts as a command interpreter which takes commands? Which of the following is a part of an operating system that act as a command interpreter which takes commands from the user, interprets them and takes actions accordingly? Kernel, shell, device creator,
डिस्क डिफ्रेगमेंटेटर। याद रखिए कम से कम आपके ये क्लासेस 7 to 8 डेज, मतलब ये पूरे वीक हम ऑपरेटिंग सिस्टम ही पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि इस वीक में ऑपरेटिंग सिस्टम का हर टॉपिक कंप्लीट हो जाए, मतलब बेसिक से एडवांस लेवल तक टोटल टॉपिक्स। अगर इस वीक हम कवर कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो फिर हम जो है सही समय पे जो चीजों को कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ता हूं। यहाँ लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एक्ट एज द कमांड इंटरप्रेटर विच टेक्स कमांड्स फ्रॉम द यूजर, इंटरप्रेट्स देम एंड टेक्स एक्शंस अकॉर्डिंगली, दैट इज शेल। इसको क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के इस पार्ट को क्या कहा जाता है? शेल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देखिए यहाँ पे शेल क्या है? शेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है जो कमांड इंटरप्रेटर का काम करता है, विच टेक्स कमांड फ्रॉम द यूजर, इंटरप्रेट्स देम एंड टेक्स एक्शंस अकॉर्डिंगली। ठीक है, देखिए दो पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर हम बात करें तो, एक होता है कर्नल और एक होता है शेल। ठीक है, ये टॉपिक अभी कराया नहीं है, हालांकि क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा था तो बेसिक्स थोड़ा सा आपके मन में क्वेश्चंस आए। कोर एक्चुअली इसको हम कहेंगे हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम हम कहते हैं किसको? कर्नल को। तो और शेल एक कमांड इंटरप्रेटर होता है जो जितने भी कमांड्स हम देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसको ये क्या करता है? कमांड को लेता है, उसे इंटरप्रेट करता है और इंटरप्रेट के करने के अकॉर्डिंग ये क्या करता है? अकॉर्डिंगली वर्क करता है। ठीक है, तो ये कल का टॉपिक है, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, कुछ करवा रहा हूं ताकि क्वेश्चंस तो आपके मन में आएगा ना। अब देखिए यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस तो अभी आपको कराए नहीं है। ठीक है, ये सारा आपको कराया नहीं है, बट टू एसेस कि आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे तो आप क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, आप चिंता मत करिए। ये शेड्यूलिंग हमने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, ये कल का टॉपिक रहेगा, शेड्यूलिंग करवाना, शेल, कर्नल, शेड्यूलिंग, ऑल दैट। द ऑपरेटिंग सिस्टम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। देखिए सीपीयू शेड्यूलिंग जो क्या है? सीपीयू शेड्यूलिंग इज नथिंग बट सीपीयू को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक प्रोसेस में रखना, मतलब फ्री ना रखना, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक एंगेज रखना। सुनील सम्राट कह रहे हैं कि टॉपिक कराइए, उससे एमसीक्यूज। हाँ सुनील, बिल्कुल। इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग भी है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग भी है, या इसे शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट शेड्यूलिंग भी इसी को कहते हैं। ठीक है, एसजीएफ कहते हैं। ऑल ऑफ द अबव, तो ये सभी क्या है? सभी तो शेड्यूलिंग ही है, इसके अलावा भी बहुत सारा शेड्यूलिंग टेक्निक्स है। सीपीयू शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ, सीपीयू शेड्यूलिंग इज बेसिस ऑफ देखिए सीपीयू शेड्यूलिंग इज अ बेसिस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि व्हेन देयर इज अ मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटिंग साइमल्टेनियसली, ऐसे में क्या होगा कि वहाँ शेड्यूलिंग नेसेसरी होगा कि किस प्रोसेस को इन्वोक करना है, किसे पहले एग्जीक्यूट करना है, फिर दूसरे प्रोसेस को, और फिर ये यूजर को पता भी ना चले।
ठीक है, यूजर को पता भी नहीं चले, क्योंकि बहुत ही मिली सेकेंड्स में टाइम स्लाइस को डिवाइड कर देना। और अगर कोई प्रोसेस इनपुट के लिए वेट कर रहा है, इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा है, आईओ डिवाइसेस का वेट कर रहा है, तब तक किसी और को प्रोसेस करना, मतलब किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में प्रोसेसर जो है वो आइडल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइडल नहीं होना चाहिए, वो किसी न किसी प्रोसेस को करते रहना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग इज बेसिस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इफ अ प्रोसेस फेल्स, इफ अ प्रोसेस फेल्स most operating system write the error information into a, if a process fails most operating system write the error information to a log फाइल। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगर कोई प्रोसेस फेल हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन कहां पर होता है, तो लॉग फाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी को यहां पर हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि इफ अ प्रोसेस फेल्स मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू अ लॉग फाइल। लॉग फाइल कौन एग्जामिन करता है, लॉग फाइल एग्जामिन्ड बाय द डिबगर टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ दैट पार्टिकुलर प्रॉब्लम। उसके कॉज को पता लगाने के लिए क्या करता है, डिबगर एग्जामिन करता है लॉग फाइल को। ठीक है, और लॉग फाइल यूजफुल किसके लिए होता है, सिस्टम प्रोग्रामर्स के लिए, टू करेक्ट द एरर्स, एरर्स को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि फाइल मिल जाता है, ऑल द एरर्स का लिस्ट मिल जाता है, और फिर उसको करेक्ट करता है कौन, सिस्टम प्रोग्रामर। ओके, बस आज कर लीजिए क्वेश्चन, कल से ध्यान रखा जाएगा, आपके टॉपिक्स जितने होंगे उसी का क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा बहुत मैं ये असेस कर रहा था कि नहीं थोड़ा बहुत और भी है, हम ये टॉपिक भी करेंगे, थोड़ी क्यूरियोसिटी भी बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द टाइम स्लॉट्स असाइन्ड टू अ प्रोसेस इज कंप्लीटेड द प्रोसेस स्विचेज फ्रॉम द करंट स्टेट टू। अब स्टेट ऑफ द प्रोसेस हमने अभी नहीं पढ़ा है, बट फिर भी मैं कुछ बता देता हूं आपको। न्यू रेडी रनिंग वेटिंग टर्मिनेटेड। न्यू रेडी रनिंग वेटिंग टर्मिनेटेड, ये प्रोसेस के स्टेट्स हैं। आपसे यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, in a time sharing operating system when the time slot assigned to a process is completed the process switches from the current state to suspended state, terminated state, ready state, block state। रेडी स्टेट कहां जाएगा, रेडी स्टेट। नेक्स्ट आप यहां पर देखेंगे इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब टाइम स्लॉट जो किसी प्रोसेस को दिया गया वो कंप्लीट हो जाता है, तो प्रोसेस गोज फ्रॉम रनिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट। रनिंग स्टेट से किस में चला जाता है, रेडी स्टेट में चला जाता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि यूनिट टाइम इज डिफाइंड फॉर शेयरिंग सीपीयू एंड इट इज कॉल्ड टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस। तो टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस इसमें दिया जाता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम को किस यूनिट में यहां पर देखा जाता है, टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस, जितने यूनिट ऑफ टाइम दिया जाता है। और अगर कोई प्रोसेस, इफ अ प्रोसेस टेक्स लेस देन वन टाइम क्वांटम देन द प्रोसेस इटसेल्फ रिलीज द सीपीयू। अगर दिए गए समय में अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया तो फिर वो किसी स्टेट में जाने के बजाय क्या होता है, वो अपने आप क्या करता है, प्रोसेसर को रिलीज करता है। और नहीं कंप्लीट हुआ तो अगेन वो किस में जाएगा, रेडी स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो रेडी स्टेट
रनिंग स्टेट में आने के लिए उसे रेडी स्टेट में जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ प्रोसेस, कल ये क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। ठीक है, कल आपका क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वांटम? क्वांटम का मीनिंग होता है स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम स्लाइस, जैसे कि 5 सेकेंड 10 सेकेंड का एक फिक्स टाइम देना, उसे क्वांटम कहा जाएगा। When a process is in a blocked state waiting for some input output services, when the service is completed it goes to the, अगर कोई प्रोसेस ब्लॉक्ड स्टेट में है और वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट सर्विसेज, व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड इट गोज टू द, अगेन इट गोज टू द रेडी स्टेट। कहाँ जाएगा? रेडी स्टेट में जाएगा, ताकि उसके बाद ये रनिंग स्टेट में जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी हमने इंक्लूड किया है कि सपोज अ प्रोसेस इज इन ब्लॉक्ड स्टेट वेटिंग फॉर सम इनपुट आउटपुट सर्विसेज, व्हेन द सर्विस कंप्लीटेड इट गोज टू द रेडी स्टेट, प्रोसेस नेवर गोज डायरेक्टली टू द रनिंग स्टेट फ्रॉम द वेटिंग स्टेट। अगर कोई प्रोसेस है जो वेटिंग स्टेट में, तो डायरेक्टली रनिंग स्टेट में तो जा नहीं सकता, उसे फिर से कहाँ जाना होगा? वेटिंग से रेडी में, और रेडी से फिर रनिंग स्टेट में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फिल इन द ब्लैंक्स प्रेजेंट्स अ यूनिफॉर्म डिवाइस एक्सेस इंटरफेस टू द इनपुट आउटपुट सबसिस्टम मच एज सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। The fill in the blanks presents a uniform device access interface to the input-output subsystem, much as system calls provide a standard interface between the application and the operating system. Device drivers, input-output systems, devices, buses. कल के क्लास के टॉपिक्स में आपको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग कुछ क्वेश्चंस आ गए, परेशान हो गए। कल जो पढ़ाया जाएगा वो आपको एक तो प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस स्टेट्स, कल आपका जो शुरू होगा यहीं से शुरू होगा, प्रोसेस स्टेट्स, ये कल का टॉपिक लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रोसेस स्टेट्स को अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है। आपको पता होना चाहिए प्रोसेस स्टेट से डेफिनेट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस शेड्यूलिंग शुरू होगा, मतलब उसके बाद पीसीबी पढ़ेंगे, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, उसके बाद प्रोसेस शेड्यूलिंग, ये है क्लास 7, 20 जून। ठीक है, ये सब टॉपिक्स ठीक है। उसके बाद प्रोसेस शेड्यूलिंग, और प्रोसेस शेड्यूलिंग के बाद मतलब वही जो टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स, शेड्यूलर्स मतलब एंड सो ऑन। अब देखते हैं कितना हो पाएगा। ठीक है, ये कल का टॉपिक रहेगा। कल मॉर्निंग 9 o'clock से क्लास चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे अर्पणा, कल क्लासेस चलेंगे। आपको आज रात में सब कुछ अपडेट हो जाएगा, जो नहीं दिख रहा है सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। कल से क्लासेस टोटल सब्जेक्ट से चलेंगे। ओके, आप लोगों के क्वेश्चंस इतने होने लगते हैं ना कि मैं भी उसी में चला जाता हूँ, क्वेश्चंस में ही रह जाता हूँ।
इसलिए मुझे ना डिसेबल करना पड़ता है। देखिए इसमें जो आंसर होगा आपको, द फिल इन द ब्लैंक्स प्रेजेंट्स अ यूनिफॉर्म डिवाइस एक्सेस इंटरफेसेस टू द इनपुट आउटपुट सब सिस्टम। एक डिवाइस जो है आपका इनपुट आउटपुट या पेरिफेरल डिवाइसेस से इंटरेक्ट होता है, तो जो इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को डिवाइस ड्राइवर्स कहा जाता है। विद द हेल्प ऑफ डिवाइस ड्राइवर ही एक सिस्टम को पूरी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अडेप्टेबिलिटी जो होती है वो डिवाइस ड्राइवर से होती है। तो डिवाइस ड्राइवर्स क्या है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वो भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। डिवाइस ड्राइवर्स क्या है? वो एक यूटिलिटीज के तौर पे काम करते हैं डिवाइस ड्राइवर्स, सो दैट कि सिस्टम के साथ वो डिवाइस जो है प्रॉपरली इंटरेक्ट कर पाए, कमांड्स अंडरस्टैंड कर पाए या आपको इनपुट आउटपुट दे पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? The priority of a process will if the scheduler assigns in a static priority। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, the priority of a process will fill in the blanks if the scheduler assigns it a static priority। तो ये होता क्या है कि अगर कोई प्रायोरिटी किसी प्रोसेस को दिया गया है तो इट रिमेन अनचेंज्ड। अब ऐसा है कि मैं इसको यहीं पे क्लोज करता हूं, कल टॉपिक कराने के बाद ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। फिलहाल मैं कुछ अदर चीजें आपको बता रहा हूं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आपको हमेशा याद रखने हैं, जैसे हमने बताया। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आपको नोट करा रहा हूं, जिसे आप लोग कल याद करके आएंगे। ठीक है, जिसको क्या करेंगे, कल याद करेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो एक टर्म होता है, कुछ एब्रिविएशंस लिखा रहा हूं, जैसे AMD। AMD आपने सुना होगा, इसे कहा जाता है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। एडवांस माइक्रो डिवाइसेस शब्द का जो यूज हुआ वो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो प्रोसेसर डिजाइन होता है, तो प्रोसेसर दो टाइप का होता है। ये थोड़ा सा बेसिक्स है, मैं अब इसको यहीं पे क्योंकि क्लोज कर रहा हूं तो सोच रहा हूं कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस मैं बता दूं आज, और कल ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस क्या है? AMD है। तो AMD भी एक प्रोसेसर होता है, जैसे इंटेल का प्रोसेसर होता है, AMD भी प्रोसेसर होता है। AMD का मतलब ही होता है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। ठीक है, अब एक टर्म होता है CNC। मैं थोड़ा सा इनेबल करता हूं चार्ट, केवल इसी कॉन्टेक्स्ट में आप लोग बात करेंगे फिलहाल। CNC, तो अगर आपको आइडिया है तो बताइए CNC क्या होता है? CNC क्या होता है बताइए। मैंने कहा कि आपका जो भी बातें होना चाहिए इस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। CNC स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है। ठीक है, उस समय जैसे माइम लिखा था, तो माइम का मतलब होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, PAP क्या होता है? पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल होता है जो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे हम पूछें तो CT जो होता है, CT जो CT स्कैन होता है, CT स्कैन मशीन जो कंप्यूटराइज मशीन है, तो इसमें CT का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। क्या होता है? कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है। ठीक है,
उसके बाद ये मैं मिसलेनियस करा रहा हूं और आपका जो चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम आज मैंने स्टार्ट कर दिया, तो यही चलेगा अगले 6 to 7 डेज, यही चलेगा, टॉपिक वाइज यहीं से कंप्लीट होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि 10-15 मिनट पहले मैं छोड़ दूं और मिसलेनियस कराऊं कुछ ऐसे मिसलेनियस पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आईसीएमपी की, आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। एक और काम करिए आप लोग, ना तो पीडीएफ प्रिंट करिए, ठीक है, और ना ही पीडीएफ के भरोसे रहिए। मतलब पीडीएफ आपको दिया जाएगा, प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना एक नोटबुक मेंटेन करिए, ठीक है, अपना नोटबुक मेंटेन करिए और उस पर डेली के क्लास के कुछ पॉइंट्स को एक बार लिखिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा आपको अपने आप क्या हो जाएगा, चीजें याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पे मैंने डीएमए टर्म कराया था, तो डीएमए का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना है, मतलब कि आपको एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर पाएंगे इस पे फोकस करना है। आपको ना तो किसी प्रकार के किसी टॉपिक के ऊपर लिखना है 10 मार्क्स या 15 मार्क्स का, तो इसलिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे। आईजीएमपी है इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, आईजीएमपी इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये आईजीएमपी है। इसके अलावा एक एसएनएमपी होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, एसएनएमपी होता है, ठीक है। एक और एब्रिविएटेड फॉर्म होता है पीसीआई, पीसीआई, इसका फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। कुछ इस पे नोट डाउन कर देता हूं। पीसीआई बताइए, पीसीआई पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट।
IRC, IRC कोई आइडिया? RARP का बताइए, RARP, RARP, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है, RARP, ओके। एक दो टर्म होता है, यहां तक हो गया। दो टर्म होता है, एक MSB और एक LSB। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। MSB और LSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ओके। एंड एक MBR होता है जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ना है। MBR मीन्स मास्टर बुट रिकॉर्ड, मास्टर बुट रिकॉर्ड होता है MBR। एंड DFD का आप लोग बताएंगे। DFD का एक्सटेंशन क्या होगा, फुल फॉर्म, ओके। तो आई एम क्लोजिंग सेशन फॉर टुडे।